साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें हमने कल जो महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके बारे में बच्चन सिंह के कथन एवं आलोचना तक हमने पढ़ा था। अब यहाँ से आगे हम अभी देखेंगे। हमने कल मिश्र बंधु के नवरत्न की समीक्षा करते हुए यहाँ तक हमने कल की वीडियो में देखा था, और इसके आगे का भाग आप देखेंगे। तो कैसे है, मिश्र बंधुओं ने जो नवरत्न की जो समीक्षा करते हुए कहा था कि तुलसी सूर आदि को देव बिहारी मोतीराम से बहुत ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। ने मिश्र बंधुओं ने जो नवरत्न की समीक्षा लिखी थी उसमें तुलसीदास सूरदास और देव को जो है बिहारी मोतीराम से प्रसिद्ध माना है, ऊंचे स्थान पर माना है। आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को नायिका भेद वाले कवियों से श्रेष्ठ ठहराया है। यानी मिश्र बंधुओं ने जो नवरत्न की समीक्षा की थी उसमें हरिश्चंद्र को जो रीतिकाल में जो नायिका भेद करने वाले कवि थे उससे बड़ा माना है। स्पष्ट है कि वे आधुनिक काव्य को सूर तुलसी और भारतेंदु की परंपरा से जोड़ते हैं, न कि हसमुख रीति काव्य से। रीति काव्य में भावों की संकीर्णता की पूर्ति अलंकारवाद से होती है। रीति काव्य में भावों की पूर्तता कहाँ से होती है? तो अलंकारवाद से होती है। इसे आज की शब्दावली में रूपवाद भी कहा जाता है। यानी जहाँ पर भावों की पूर्तता अलंकारवाद से होती है उसे ही रूपवाद कहा जाता है। अलंकारवाद का विरोध करते हुए द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य निबंध में लिखा है। अभी अलंकारवाद जो था उसका विरोध करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि कर्तव्य निबंध में लिखते हैं, कविता करने में हमारी समझ में अलंकारों को बलात् लाने का प्रयत्न न करना चाहिए। यानी अलंकारों के आधार पर कविता नहीं करनी चाहिए। जिस कलावाद का खंडन रामचंद्र शुक्ल ने अपनी आलोचनाओं में किया है उसी नींव का शिलान्यास द्विवेदी ने किया था। अपनी व्यावहारिक समीक्षाओं में विक्रमांक देव चरित चर्चा, नैषध चर्चा, कालिदास की निर्कुंशता आदि में समीक्षा की गहराई और अंत प्रकृति की छानबीन तो नहीं मिलेगी, किंतु ऐसी अनेक बातों का संकेत मिलेगा जो शुक्ल जी की आलोचना के लिए प्रेरक सिद्ध हुई होगी, जैसे नैतिकता का आग्रह, लोक मंगल, कलावाद का खंडन आदि। यानी द्विवेदी ने जो कलावाद का खंडन किया है, लोक मंगल किया है, नैतिकता का आग्रह किया है। द्विवेदी ने भाषा का बहिष्कार किया किंतु उनका गद्य का आदर्श नहीं बन सका। यानी द्विवेदी ने भाषा का बहिष्कार करा, भाषा को व्याकरणिक ढांचे में रखने का काम किया, लेकिन द्विवेदी का जो गद्य था वह गद्य जो है आदर्श गद्य का रूप धारण न कर सका। इसी तरह उन्होंने समालोचना का मार्ग तो दिखाया किंतु स्वयं उनकी आलोचना नहीं बन सकी। यानी उन्होंने समालोचना यानी आलोचना की है, लेकिन उनकी स्वयं लिखी हुई आलोचना जो है वह आलोचना में नहीं आ सकी। शुक्ल जी ने उनकी पुस्तकों पर टिप्पणी करते हुए लिखा है। अभी रामचंद्र शुक्ल जो है वह द्विवेदी की पुस्तकों पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। यानी रामचंद्र शुक्ल जो है द्विवेदी जी की पुस्तकों पर, किताबों पर टिप्पणी करते हुए कहती कि उनकी जो आलोचना है वह एक मोहल्ले में जो चर्चित फैली हुई बातें हैं उन बातों को किसी अन्य मोहल्ले में या गली में बताकर वहाँ के लोगों से परिचय करवाना ऐसा जान पड़ता है, ऐसी उनकी किताबें हैं और वह स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं है। इस काल के दूसरे महत्वपूर्ण आलोचक है बद्रीनाथ भट्ट। अभी इसी काल के जो दूसरे आलोचक है उनका नाम है बद्रीनाथ भट्ट। बद्रीनाथ भट्ट का कहना है कि पुरानी लकीर पीटने से काम न चलेगा और न रूढ़िवादी ब्रज भाषा की बूढ़ी गाय से। इस पर रामविलास शर्मा यानी बद्रीनाथ भट्ट का जो महत्वपूर्ण कथन है वह है, बद्रीनाथ भट्ट का कहना है कि जो पुरानी लकीर है, जो पुरानी परिपाटी थी उन परिपाटी को ही आगे लेकर चलना, या कहा जाए तो जो ब्रज भाषा की रूढ़िवादी परंपरा थी, जो ब्रज भाषा में लिखने की जो परंपरा थी, यानी जो बूढ़ी गाय के समान है,
ऐसा वे बद्रीनाथ भट्ट कहते हैं। फिर उन्हीं के विचार पर रामविलास शर्मा कहते हैं कि एक जीवंत टिप्पणी दंतव्य है, यानी वह जीवंतपन दिखाकर टिप्पणी करते हैं। और साहित्य के नवीन भाव कैसे, फिर साहित्य के नवीन भाव कैसे है और वह भाव कैसे हो सकते हैं, अचानक कैसे नवीन भाव आ सकते हैं, पुराने के आधार पर भी आएंगे, ईंटों जैसे। यानी रामविलास शर्मा कहते हैं कि साहित्य के नवीन भाव कैसे, ईंटों जैसे। निहायत अकवित्वपूर्ण उपमा है, पर है आधुनिकता बोध के एकदम अनुकूल। यानी रामविलास शर्मा कहते हैं कि जो नवीन भाव है वह भाव कैसे है, ईंटों जैसे है। जैसे उसमें कवित्व की उपमा बराबर उपमा पर है, आधुनिकता बोध से एकदम आधुनिकता बोध के निकट है, उसके आधुनिकता के अनुकूल है, नवीन भावों की ईंटों से कूटी हुई एक पक्की सड़क है। यह है आधुनिक साहित्य। इस पर रूढ़िवाद की बूढ़ी गाय को दौड़ना संभव नहीं है। यानी जो आधुनिकता की जो नई धारा है या आधुनिकता का जो साहित्य है उसमें जो पुरानी परिपाटी है वह चल नहीं सकती, यानी बूढ़ी गाय दौड़ना संभव नहीं है। पद्मसिंह शर्मा द्विवेदी जी के पूरक थे, यानी जो पद्मसिंह शर्मा हैं वह द्विवेदी के पूरक थे। द्विवेदी जी काव्य के नैतिकतावादी तथ्य के समर्थक थे, तो शर्मा जी उनके कला पक्ष के। रीति काव्य के प्रति शर्मा जी ऐसे अनास्थावान नहीं थे कि उसे काव्य शास्त्र से बाहर कर दिया जाए। यानी जो पद्मसिंह शर्मा हैं वह ऐसे अनास्थावान नहीं थे कि उसे काव्य शास्त्र से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने कहा है, अभी पद्मसिंह शर्मा कहते हैं, बहुत से महापुरुष कविता की उपयोगिता को स्वीकार तो किसी प्रकार कर लेते हैं, पर श्रृंगार रस उनके निर्मल नेत्रों में कुछ खार सा या तेजाब सा खटकता है। यानी पद्मसिंह शर्मा कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं, महापुरुष हैं, जो कविता की उपयोगिता को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन किस प्रकार स्वीकार करते हैं, केवल एक श्रृंगार रस के रूप में कविता को देखते हैं। निर्मल नेत्रों में कुछ खार सा या तेजाब सा खटकता है। रीति काव्य से आज भी कुछ सीखा जा सकता है, यह पद्मसिंह शर्मा कहते हैं। कम से कम कला के क्षेत्र में बिहारी सतसई का तुलनात्मक अध्ययन में बिहारी को सतसईयों की कर्मागत परंपरा में श्रेष्ठ स्थान का अधिकारी सिद्ध किया गया है। तुलनामूलक समीक्षा भी समीक्षा का एक प्रकार है। यानी पद्मसिंह शर्मा कहते हैं कि जो तुलनामूलक जो समीक्षा है वह भी एक समीक्षा का प्रकार है। बिहारी सतसई का तुलनात्मक अध्ययन में बिहारी सतसईयों की जो कर्मागत परंपरा में श्रेष्ठ स्थान का अधिकारी सिद्ध किया है। किसने? पद्मसिंह शर्मा ने। तो वह तुलनामूलक समीक्षा भी समीक्षा का एक प्रकार है, अंग है। द्विवेदी युग में उपयोगितावाद के शोर शराबे में कला पक्ष उपेक्षित हो गया था। संभवतः शर्मा जी ने इसलिए कला पक्ष पर एकांतिक बल दिया। इस संबंध में नंद दुलारी वाजपेयी का कथन है। तो किस पर नंद दुलारी वाजपेयी का कथन, यानी जो पद्मसिंह शर्मा हैं उन्होंने कला पक्ष पर एकांकित बल दिया था। इसी बल के आधार पर नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं, रीति काव्य में जो शर्मा जी के समय में प्रचलित काव्य प्रवाह था, रीतिबद्ध श्रृंगारिकता तो थी ही, रचना कौशल्य का भी पूरा योग था। शर्मा जी ने श्रृंगारिकता को छोड़कर रीति काव्य के दूसरे गुण निर्माण कौशल्य को अपनाया, उसी की छानबीन की। यानी वह उसके इस पर नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं कि जो रीति काव्य में शर्मा जी कि यानी जो पद्मसिंह शर्मा के समय रीति काव्य में जो प्रचलित काव्य प्रवाह था, जो प्रचलित काव्य रूप था, उस काव्य प्रवाह में, उस काव्य रूप में रीतिबद्धता थी, श्रृंगारिकता थी तो थी ही, यानी उसमें जो रचना कौशल्य का जो पूरा योग था। शर्मा जी यानी जो पद्मसिंह शर्मा है उन्होंने श्रृंगारिकता को छोड़कर रीति काव्य के दूसरे गुण, यानी श्रृंगारिकता को छोड़कर रीति काव्य के जो दूसरे गुण है उसमें निर्माण कौशल्य को अपनाया। यानी कविता किस प्रकार निर्माण होती है, किस प्रकार रची जाती है, श्रृंगारिकता को छोड़कर उसको उन्होंने अपनाया, उसी की छानबीन की। किसने? पद्मसिंह शर्मा ने। और ये कथन किसका है? नंद दुलारी वाजपेयी का।
शब्दों में, पदों में, आदि की अर्थ मीमांसा में उन्होंने अपने पांडित्य, अध्ययन, मनन और सूझबूझ का अच्छा परिचय दिया। काव्य के कलात्मक सौष्ठव की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर शर्मा जी ने जो कार्य किया वह श्लाघ्य है। इसमें संदेह नहीं कि इस युग में शर्मा जी ही ठीक ठिकाने के आलोचक हैं। शुक्ल जी उनकी चूहलबाजी और शाबाशी के महफिली तर्ज की खिल्ली उड़ाते हुए भी कहते हैं। अभी शुक्ल जी जो है वह पद्मसिंह शर्मा की खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं, हो सकता है शर्मा जी ने भी बहुत से स्थलों पर बिहारी का पक्षपात किया हो, पर उन्होंने जो कुछ किया है अनूठे ढंग से किया है। उनके पक्षपात का भी साहित्यिक मूल्य है, यानी साहित्यिक मूल्य उन्होंने जो पद्मसिंह शर्मा ने जो बिहारी सतसई का जो की आलोचना की है, कहीं पर उन्होंने बिहारी का भी पक्षपात किया है और उसी पक्षपात का एक अनूठे ढंग किया है और उनका पक्षपात भी एक साहित्यिक मूल्य है। उनकी समीक्षा को रूढ़िगत मानते हुए भी वे कहते हैं। फिर रूढ़िगत मानते हुए पद्मसिंह शर्मा के समीक्षा को रूढ़िगत मानते हुए शुक्ल जी आगे कहते हैं, दूसरे श्रृंगारिक कवियों से अलग करने वाली बिहारी की विशेषताओं के अन्वेषण और अन्य प्रवृत्तियों के उद्घाटन का जो आधुनिक समालोचना का प्रधान लक्ष्य समझा जाता है, प्रयत्न इसमें भी हुआ है। मिश्र बंधु विनोद और नवरत्न से उनकी आलोचना पद्धति पर प्रकाश पड़ता है। जो मिश्र बंधु का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद, और मिश्र बंधुओं का अनेक ग्रंथ है उनका नाम है नवरत्न। उसकी जो आलोचना पद्धति है इस पर प्रकाश पड़ता है। इन दोनों ग्रंथों में आलोचना के नाम पर कवियों का परिचय ही मिलता है। मिश्र बंधु विनोद और नवरत्न किताब में है। मिश्र बंधु द्वारा लिखित जी यह दो किताबें, इनमें आलोचना के नाम पर केवल कवियों का परिचय मिलता है, पर द्विवेदी जी की भांति वे भी नए विषयों के समर्थक थे और रीति काव्य के भी प्रशंसक थे, किंतु उनकी जागरूकता में कमी नहीं थी। समस्या पूर्तियों का विरोध करते हुए उन्होंने कविता की स्वच्छंदता का समर्थन किया है। कविता तो स्वच्छंदता के बिना उत्तम बन ही नहीं सकती। यानी यह बच्चन सिंह का कहना है कि कविता जो है वह स्वच्छंदता के बिना, यानी स्वतंत्रता के बिना उत्तम नहीं बन सकती, अच्छी नहीं बन सकती। समस्याओं के दासत्व से मुक्त होकर ही श्रेष्ठ कविता का सृजन संभव है। यानी जो समस्या के दासत्व यानी गुलामगिरी से मुक्त होकर ही कविता जो है श्रेष्ठ सृजन यानी श्रेष्ठ कविता, अच्छी कविता, मौलिक कविता बन सकती है। यह बात 1901 में लिखे गए उनके एक लेख में कही गई थी। 19 वर्ष बाद तो स्वच्छंदतावाद आ ही गया। इस स्वच्छंदवाद को ही छायावाद कहा जाने लगा। यानी स्वच्छंद छायावाद को ही बच्चन सिंह ने स्वच्छंदतावाद कहा है। कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक देव और बिहारी पद्मसिंह शर्मा के बिहारी सतसई के तुलनात्मक अध्ययन के उत्तर में लिखी गई। यानी पद्मसिंह शर्मा की जो बिहारी सतसई की तुलनात्मक अध्ययन था, इसका उत्तर देने के लिए कृष्ण बिहारी मिश्र ने पुस्तक लिखी थी देव और बिहारी। यह किसका उत्तर देने के लिए लिखी थी? जो पद्मसिंह शर्मा ने बिहारी सतसई का तुलनात्मक अध्ययन किया था, इसके उत्तर देने के लिए इसके प्रतिस्पर्धा में लिखी हुई कृष्ण बिहारी की किताब थी देव और बिहारी। इसमें न शर्मा जी का वैदग्य है और न कलात्मक बारकाइयों का पांडित्यपूर्ण विवेचन। मिश्र जी ने देव में उपमा, उत्प्रेक्षा, व्याभिचारी भावों को खोजने में ही अधिक श्रम किया है। शर्मा जी की अच्छाइयाँ तो इसमें न मिलेगी, पर जुमलेबाजी का अनुकरण अवश्य मिलेगा। धीरज से पृथ्वी पर चरण कमलों का रखना कितना स्मर्मस्पर्शी है। कोमल कांत पदावली की कमनीयता के विषय में हमें कुछ नहीं कहना है। उनकी सुसज्जल उपमा प्रस्फुटित होती है। लाला भगवान दीन से बिहारी की हेड़ी नहीं देखी गई। वे भी इस झगड़े के अखाड़े में ताल ठोककर उतर पड़े। यानी लाला भगवान दीन भी इसमें आ गए झगड़े में।
मिश्र जी के उत्तर में उन्होंने बिहारी और देव लिख डाला। फिर मिश्र जी को उत्तर देने के लिए लाला भगवान दीन ने देव और बिहारी यह ग्रंथ लिख डाला। पर रीतिवादी आलोचना उनकी सीमा थी। फिर रीतिवाद की आलोचना जो थी उनकी सीमा में थी, मर्यादा थी। आलोचना का यह आरंभिक काल था। अंत इस काल में काव्य की अंत प्रकृति और कला विन्यास की छानबीन की अपेक्षा नहीं की जा सकती, किंतु आलोचना के अंतर्विरोधों पर दृष्टि अवश्य जाती है। एक और उपयोगितावाद और रीतिवाद का विरोध था, तो दूसरी ओर रीतिवाद का आग्रह। इस काल की रचनात्मक उपलब्धियां भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं कही जा सकती। आलोचना के सामने चुनौतियां भी नहीं थी, पर महावीर प्रसाद द्विवेदी और पद्म सिंह शर्मा ने आलोचना की जो जमीन तैयार की, उससे शुक्ल जी की पीढ़ी की प्रगतिशील परंपरा और शास्त्रीयता को बल मिला। यह महत्वपूर्ण कथन है। शुक्ल जी की पीढ़ी को और प्रगतिशील परंपरा की जो आलोचना को बल, शास्त्रीय को बल कहाँ से मिला? तो पद्म सिंह शर्मा ने जो आलोचना की जमीन तैयार की थी, वहीं से शुक्ल जी की पीढ़ी को प्रगतिशील परंपरा और शास्त्रीयता को बल मिला है। अभी यहाँ से जो है स्वच्छंदतावाद युग प्रारंभ होता है। स्वच्छंदतावाद युग को ही बच्चन सिंह जो है वह छायावाद युग मानते हैं। वह स्वच्छंदतावाद युग का समय बच्चन सिंह 1920 से लेकर 1938 मानते हैं। यह छायावाद का ही कालखंड है और छायावाद को ही बच्चन सिंह छायावाद स्वच्छंदतावाद युग कहते हैं। इसका समय बच्चन सिंह ने 1920 से 1938 बताया है। अभी काव्य खंड। हिंदी साहित्य के इतिहास में दो काल ऐसे हैं जो किसी भी अन्य साहित्य के इतिहास में नहीं मिलेंगे। इतिहास चाहे भारतीय साहित्य का हो या भारतीयतर साहित्यों का, वे काल है रीति काल और छायावाद काल। यानी बच्चन सिंह यहाँ पर कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में दो काल ऐसे हैं जो काल अन्य साहित्य के इतिहास में नहीं मिलेंगे। वह काल कौन से है? रीतिकाल और छायावाद काल। यह काल अन्य साहित्य के इतिहास में नहीं मिलेंगे, चाहे वो अन्य साहित्य भारतीय साहित्य हो या अन्य देशों का साहित्य हो। रीतिकाल का तो फिर भी एक अर्थ है, वह एक प्रणाली है और दृष्टिकोण है, लेकिन छायावाद का स्वयं में कोई अर्थ नहीं है। बच्चन सिंह क्या कहते हैं? छायावाद का कोई एक अर्थ नहीं है। आधुनिक साहित्य का इतिहास लिखते समय यह बाधक सिद्ध होता है। कविताओं के लिए छायावादी काव्य कह दिया जाता है, यानी कविताओं के लिए छायावादी काव्य कह दिया जाता है, पर उसी कालखंड में लिखे गए गद्य को छायावादी गद्य नहीं कहा जाता। यानी एक ही कालखंड में जो कविताएं लिखी गई है उसको छायावादी काव्य कहा जाता है, लेकिन उसी काल में भी कुछ गद्य रचनाएं लिखी गई है, लेकिन उस गद्य रचना को छायावादी कालीन गद्य नहीं कहा जाता। आधुनिक काल के पहले चूंकि गद्य साहित्य नहीं था, इसलिए यह समस्या भी नहीं थी। यानी आधुनिक काल के पहले आधुनिक काल के पहले गद्य साहित्य उपलब्ध नहीं था, इसलिए यह समस्या है कि छायावाद कालीन काव्य को छायावादी काव्य कहा जाता है, तो गद्य को छायावाद कालीन गद्य नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग इस कालखंड की कविता को छायावादी तथा नाटक, कहानी आदि को स्वच्छंदतावादी कहते हैं। यानी इस काल में लिखे हुए कुछ जो विद्वान हैं वह इस कालखंड की कविताओं को छायावादी तथा कविता को छायावादी मानते हैं, लेकिन इसी काल में जो नाटक लिखे हैं, कहानी या जो कुछ भी गद्य रचनाएं लिखी गई है उसको स्वच्छंदतावादी कहते हैं। यह बच्चन सिंह का कथन है। इतिहास की अपनी विवशता है कि किसी एक कालखंड को मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर एक नाम दे। यानी इतिहास की विशेष विवशता क्या है? किसी एक कालखंड के मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर उस काल का एक नाम दिया जाए। इस समय के इतिहास को केवल एक ही नाम दिया जा सकता है, स्वच्छंदतावाद। यानी इस काल की जो प्रवृत्ति है उस विवशता प्रवृत्ति को देखते हुए बच्चन सिंह कहते हैं कि इस काल को एक ही नाम दिया जा सकता है, वो है स्वच्छंदतावाद। इस काल के बाद में कवियों, कथाकारों, आलोचकों का दावा है कि वे छायावादी मनोवृत्ति से उबर चुके हैं। यानी यह इस काल के जो कवि है, लेखक है, उनका कहना था कि आलोचक थे, कथाकार थे, उनका कहना था कि यह जो छायावादी जो मनोवृत्ति है उससे हम उबर चुके हैं, उसको
उसे आप घृणा हो चुकी है ऐसा। पर स्वयं छायावाद जैसे अर्थहीन शब्द से मोह मुक्त क्यों नहीं होते? यानी वह कहते कि छायावाद से हम मन जो है हमारा उबर गया है, लेकिन छायावाद जैसे अर्थहीन शब्द से वह मोह मुक्त क्यों नहीं होते, उसी में क्यों झगड़े रहते हैं? अभी छायावाद या स्वच्छंदतावाद, इस पर बच्चन सिंह क्या कहते हैं देखते हैं। इस काल को स्वच्छंदतावाद युग कहने से दो समस्याएं हल हो जाती है। यानी छायावाद को स्वच्छंदतावाद युग कहने से दो जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी वह समस्याएं हल हो जाती है, यानी उसका हल निकल जाता है। एक तो तत्कालीन गद्य पद्य को एक ही शीर्षक के अंतर्गत अधिक सार्थक ढंग से विवेचित किया जा सकता है। यानी पहली कौन सी समस्या हल हो जाती है, जो कि कुछ विद्वानों ने छायावाद काल में लिखी हुई कविताओं को छायावाद कालीन कविता माना, लेकिन गद्य को उन्हें छायावाद गद्य नहीं कहा। तो यह जो समस्या है, स्वच्छंदतावाद नाम देने से इस काल के कविता को और गद्य को एक वह गद्य पद्य की जो शीर्षक की जो समस्या थी वह हल हो जाती है। दूसरे यह कि यह अन्य भारतीय साहित्य और भारतीयतर साहित्यों के स्वच्छंदतावादी आलोचनों, रोमांटिक मूवमेंट्स से जुड़ जाता है। यानी दूसरा जो स्वच्छंदतावाद कहने से जो भारतीयतर यानी भारतीय साहित्य के बाहर के साहित्य को, जो भी साहित्य स्वच्छंदतावादी आंदोलन थे, रोमांटिक मूवमेंट्स थे, उसके साथ जुड़ जाता है। अंत छायावाद के स्थान पर इस नए शब्द के चलन की ऐतिहासिक आवश्यकता है। छायावाद के स्थान पर जो स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग बच्चन सिंह ने किया है उसकी भी एक ऐतिहासिक आवश्यकता है, ऐतिहासिक महत्व है। छायावाद के प्रथम प्रवक्ता के बारे में किसी को कुछ ज्ञात नहीं है। लिखित रूप में इसका पहला प्रयोग मुकुटधर पांडे के हिंदी में छायावाद लेख में मिलता है, जो 4 किस्तों में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा में सन 1920 में प्रकाशित हुआ था। यानी छायावाद के जो प्रथम प्रवक्ता है इसका किसी को कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन जो लिखित रूप से देखा जाए तो लिखित रूप से इसका छायावाद शब्द का जो पहला प्रयोग है वह मुकुटधर पांडे ने एक लेख लिखा था हिंदी में छायावाद, इस लेख में मिलता है। और जो 4 किस्तों में यानी 4 विभागों में यह जबलपुर में से प्रकाशित जो पत्रिका प्रकाशित होती थी उसका नाम था श्री शारदा। इसमें 1920 में प्रकाशित हुआ था। स्पष्ट है कि उनके पहले छायावाद शब्द का प्रचलन हो चुका था, यानी 1920 से पहले ही छायावाद शब्द का प्रचलन हो चुका था। अपने निबंधों में उन्होंने छायावाद की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। यानी मुकुटधर पांडे ने छायावाद की 5 विशेषताओं का उल्लेख उनके ही मुकुटधर पांडे के ही निबंधों में किया है। पहली है आंतरिकता यानी वैयक्तिकता, दूसरी है स्वतंत्र मुक्ति का आग्रह, और तीसरी है रहस्यवादिता, विचित्र प्रकाशन, रीति, शैलीगत वैशिष्ट्य और अस्पष्टता। इसे उन्होंने भाव प्रकाश का नया मार्ग कहा है। यानी यह जो कथन है मुकुटधर पांडे के बारे में छायावाद की विशेषताओं के बारे में बच्चन सिंह का है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। अपने निबंधों में उन्होंने छायावाद की 5 विशेषताएं, अपने मुकुटधर पांडे ने उनकी निबंधों में छायावाद की 5 विशेषताएं बताई है। उसमें है आंतरिकता यानी वैयक्तिकता, स्वतंत्रता, मुक्ति का आग्रह, रहस्यवादिता, विचित्र प्रकाशन रीति, शैलीगत वैशिष्ट्य और अस्पष्टता। इसे इन्होंने भाव प्रकाश का नया मार्ग कहा, यानी मुकुटधर पांडे ने कहा है। अभी यहाँ रामचंद्र शुक्ल इसे रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद कहते हैं। यानी रामचंद्र शुक्ल जो है वह ही छायावाद को रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद कहते हैं। आप तो कदाचित इस बात के विशेष विवरण की आवश्यकता न होगी कि जो छायावाद नाम प्रचलित है वह वेदांत के पुराने प्रतिबिंबवाद का है। इसका दूसरा पक्ष प्रतीकवाद या चित्रभाषावाद है। छायावाद जहाँ आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत आता है। यानी छायावाद को कहाँ आध्यात्मिक प्रेम कहा जाता है, जहाँ तक अध्यात्म है वहाँ तक रहस्यवाद भी होना चाहिए, ऐसा बच्चन सिंह का मानना है। उनके आगे प्रतीकवाद या चित्रभाषावाद सिम्बालिज्म की काव्य शैली के रूप में ग्रहित होकर भी
यह अधिकतर प्रेम गान ही करता रहता है। नंद दुलारी वाजपेयी का कथन है। अभी नंद दुलारी वाजपेयी छायावाद के बारे में क्या कहते हैं? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वसामान्य व्याख्या हो सकती है। यानी नंद दुलारी वाजपेयी छायावाद की व्याख्या क्या मानते हैं? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में, यानी मानव का सौंदर्य हो या प्रकृति का सौंदर्य हो, वह सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य यानी व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से, यानी मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में, व्यक्ति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान, यानी आध्यात्मिक छाया की जो परछाई है, वह ही छायावाद की एक सर्वसामान्य व्याख्या हो सकती है। यह नंद दुलारी वाजपेयी की व्याख्या है, परिभाषा है छायावाद की। वस्तुतः आध्यात्मिक छाया का भान सब मिलाकर शुक्ल जी का प्रतिबिंबवाद ही है। अभी जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं, यह देखते हैं। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को स्पष्ट करने के लिए 2 लेख लिखे, रहस्यवाद और यथार्थवाद और छायावाद। यानी जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को स्पष्ट करने के लिए 2 लेख लिखे थे। उसका नाम ये पहले लेख का नाम था रहस्यवाद और दूसरे लेख का नाम था यथार्थवाद और छायावाद। पहले लेख में शुक्ल जी के उस मत का विरोध किया गया है जिसमें उन्होंने रहस्यवाद को अभारतीय कहा है। दूसरे में छायावाद की निवृत्तिमूलक व्याख्या है। यानी जो जयशंकर प्रसाद ने जो रहस्यवाद कहा है, वह रहस्यवाद जो है, जो शुक्ल जी को जो विचार थी, रहस्यवाद जो है भारतीयों का नहीं है, उस पर उन्होंने एक उनका खंडन किया है और वे रहस्यवाद की आंतर सौंदर्यमयी व्यंजना को छायावाद मानते हैं। यदि रहस्यवाद को अभारतीय न माना जाए तो यही छायावाद है। यानी रहस्यवाद जो है वह भारतीय का नहीं है, किसी अन्य से लिया हुआ है, तो छायावाद यही है। लेख के शीर्षक से ही स्पष्ट है कि वे यथार्थवाद को छायावाद से भिन्न मानते हैं। यानी जो जयशंकर प्रसाद जो है यथार्थवाद और छायावाद यह अलग अलग मानते हैं। यथार्थवाद दुखवाद है तो छायावाद आनंदवादी। यानी यथार्थवाद क्या है? यथार्थवाद जो है वह दुखवाद है। यथार्थ यानी क्या? सत्यता जो है वह दुखी है। यथार्थवाद दुखवादी है तो छायावाद आनंदवादी। पहला द्वैतवादी है तो दूसरा अद्वैतवादी। यानी ये पहला द्वैतवादी यानी जो क्या यथार्थवाद जो है वह द्वैतवादी है और छायावाद या आनंदवादी जो है वह अद्वैतवादी है। छायावादी कविता में अभिव्यक्ति का निराला ढंग मिलता है। उन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र से जगह जगह से छाया शब्द ढूंढकर उसे छाया से संबंध कर दिया है। यानी जो संस्कृत काव्य शास्त्र में जो छाया शब्द का आया था, उस शब्दों को लेकर उन्होंने छायावाद से संबंध किया है, संबंध जोड़ा है। जैसे मुक्त फल पुष्य छाया चित्र छा मनोहरम प्रतीयमानम छा भाषासु परा दुर्लभा छाया आत्मरूपता याति आदि वे। आगे लिखते हैं, ध्वन्यात्मकता लाक्षणिकता सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचारावक्रता के साथ सहानुभूति ही विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। चाहे छायावाद के समर्थकों का दल हो या उनके विरोधियों का, सब लोग उसे रहस्यवाद ही मानते हैं। यानी छायावाद के समर्थक भी छायावाद को रहस्यवाद मानते हैं और छायावाद के विरोधक भी छायावाद को रहस्यवाद ही मानते हैं। वास्तविकता तो यह है कि इस शब्द का अर्थ ही इतना उलझा हुआ है और स्पष्ट है कि उसे समझने के लिए दिमागी कसरत करनी पड़ती है। यानी बच्चन सिंह कहते हैं कि छायावाद शब्द का अर्थ समझने के लिए ही दिमाग की कसरत करनी पड़ती है। यानी उसका अर्थ ही उलझन में डालने जैसा है, उलझा हुआ है। फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता। यदि इसके स्थान पर स्वतंत्रतावाद शब्द रख दिया जाए तो पूरे काव्य आंदोलन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और शैली वैशिष्ट्य
प्रत्यक्षीकृत हो उठता है। यानी फिर छायावाद के स्थान पर यदि स्वच्छंदतावाद शब्द यदि हम रखते हैं तो फिर पूरा जो अर्थ है काव्य आंदोलन की जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, उसकी शैली वैशिष्ट्यपूर्ण है, यह सब कुछ जान पड़ता है, पता चलता है। तो बच्चन सिंह के अनुसार छायावाद का नाम ही स्वच्छंदतावाद है। शुक्ल जी की दृष्टि इधर अवश्य गई थी, पर सच्चे झूठे स्वच्छंदतावाद के यू से किसकी रचना उन्होंने स्वयं की थी, बाहर जाना उसके लिए संभव नहीं हो सका। वे इस सच्चे स्वच्छंदतावाद से छायावाद का कोई लगाव नहीं मानते। शुक्ल जी के मतानुसार छायावादी काव्यधारा के समांतरण स्वच्छंदतावाद की धारा भी चल रही थी। यानी बच्चन सिंह कहते कि शुक्ल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल जो है छायावाद के समांतरण ही स्वच्छंदतावाद यह धारा चल रही थी। इस धारा के कवियों में मैथिली शरण गुप्त, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, श्याम नारायण पांडे आदि की गणना करते। यानी शुक्ल जी जो है छायावाद के बारे में, छायावाद में कौन कौन से कवियों का उल्लेख करते हैं, वह छायावाद में नहीं, जो स्वच्छंदतावाद की धारा में मैथिली शरण गुप्त, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, श्याम नारायण पांडे, इनका वह उल्लेख करते हैं। किंतु शुक्ल जी ने यह नहीं देखा कि यह धारा कविता की मुख्य धारा क्यों नहीं बनी। समूचे आधुनिक काल में छायावादी काल का साहित्य आज भी असमांतरण है। शुक्ल जी वाली स्वच्छंद धारा अपने समय में ही सूख गई। यानी शुक्ल जी ने जो स्वच्छंद धारा मानी है वह उस समय में ही खंडित हो गई। छायावाद को उन्होंने द्विवेदी योगी युगीन इतिवृत्तात्मक की प्रक्रिया माना है। यानी शुक्ल जी ने छायावाद को जो हजारी प्रसाद द्विवेदी योगिनी हुई एक इतिवृत्तात्मक की प्रक्रिया माना है शुक्ल ने। छायावाद को उन्होंने द्विवेदी योगिन इतिवृत्तात्मक की प्रतिक्रिया माना है। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को ही जो द्विवेदी योगिन जो प्रवृत्ति थी इतिवृत्तात्मकता, इसकी ही प्रतिक्रिया छायावाद माना है शुक्ल ने। अंततः इस तृतीय उत्थान में जो परिवर्तन हुआ और पीछे छायावाद कहलाया, वह इसी द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध कहा जा सकता है। नगेंद्र के इस कथन के मूल में कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, इसी की प्रतिध्वनि है। किसी की प्रतिक्रिया में लिखा गया काव्य इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। यानी डॉक्टर नगेंद्र छायावाद के बारे में क्या कहते हैं कि अंततः इस तृतीय उत्थान में जो परिवर्तन हुआ, यानी इस तृतीय काल में जो परिवर्तन हुआ, बदल हुआ, उस और पीछे छायावाद कहलाया, वही इस द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध कहा जा सकता है। यह कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र का है। और फिर नगेंद्र क्या कहते हैं, नगेंद्र इसके मूल में छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। विद्रोह है, इसी की प्रतिध्वनि है छायावाद। किसी की प्रतिक्रिया में लिखा गया काव्य इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। यानी किसी की प्रतिक्रिया में किसी को उत्तर देने के लिए लिखा हुआ जो काव्य है वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। शुक्ल जी छायावाद को सच्चे स्वच्छंदतावादी यानी श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी की काव्यधारा से काटकर अलग कर देते हैं। दूसरे शब्दों में वह अपनी परंपरा से कटा हुआ काव्य है। यानी रामचंद्र शुक्ल जो है वह छायावाद को सच्चे स्वच्छंदतावाद, यानी छायावाद में जो सच्चे स्वच्छंदतावादी कवि थे श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी थे, इस काव्यधारा से काट कर अलग कर देते। यानी श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी को वह स्वच्छंदतावाद धारा से अलग कर देते हैं। दूसरे शब्दों में वह अपनी परंपरा से कटा हुआ काव्य है। इसे सिद्ध करने के लिए वे इस पर
अभारतीयता का आरोप कर लगाती, यानी वह जो है भारतीय प्रवृत्ति नहीं है, यह हम भारतीय साहित्य में नहीं है। स्वतंत्रतावाद या छायावाद, ऐसा वे शुक्ल जी मानते हैं। अपनी प्रचलित आलोचना पद्धति के अनुरूप वे छायावाद की विषय वस्तु को रहस्यवाद कहते हैं और काव्य शैली को चित्र भाषावाद या प्रतीकवाद। यानी शुक्ल जी क्या कहते हैं, जो आलोचना पद्धति थी उनकी जो आलोचना पद्धति थी शुक्ल की, उस आलोचना पद्धति के अनुरूप वो छायावाद की विषय वस्तु को रहस्यवाद मानते हैं और जो काव्य शैली थी उसको काव्य शैली को शुक्ल जी छायावाद के काव्य शैली को शुक्ल जी चित्र भाषावाद या प्रतीकवाद मानते हैं। अब उन्हें यह सिद्ध करना शेष रह जाता है कि इसकी वस्तु और शैली दोनों विदेशी है। उसकी अब बच्चन सिंह के अनुसार शुक्ल जी को क्या सिद्ध करना चाहिए, जो वस्तु है, जो वस्तु शैली है वह विदेशी है। विदेशी है तो विदेशी फिर कहाँ से है, ऐसा सिद्ध करना है। छायावाद की विषय वस्तु रहस्यवाद को वे ईसाई मजहब के